नमस्कार साथियों हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर दो चर्चाएं तो आपके साथ की हैं और ये दो चर्चाएं आप देख सकते हैं इस कैप्शन के साथ आपको मिलेंगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज की जो चर्चाएं हैं वो है चर्चा नंबर 3, जिसमें हम क्राउन रूल से लेकर भारत के इंडिपेंडेंस तक की बातों को समझेंगे। हमने पहले भी बताया कि 1858 में ऐसा क्या हुआ कि क्राउन रूल लग गया। इसका सीधा सीधा कारण है कि 1858 में एक विद्रोह हुआ जिसको कहा गया सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह। ये जो सिपाही विद्रोह हुआ, इसके बाद ब्रिटिश सरकार को पहली बार ऐसा लगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए और भारत में एक गुड गवर्नेंस की जो है वो शुरुआत होनी चाहिए, अच्छी गवर्नमेंट की शुरुआत होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत होनी चाहिए। तो गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को ख़त्म कर दिया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म होती है साथियों, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक एक्ट लाया गया जिस एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म करने का मतलब क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ख़त्म, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ख़त्म। जब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ही इनके ख़त्म कर दिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ख़त्म, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ख़त्म, तो कोई तो एक नया बॉडी बनाना पड़ेगा जो प्योर भारत को एडमिनिस्टर करेगा, भारत के प्रशासन को कुशल तरीके से चलाएगा। तो साथियों, एक नई बॉडी बनाई गई जिस बॉडी का नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इस बॉडी को बनाया गया। इस बॉडी को जब बनाया गया तो इसके साथ 15 मेंबर्स की जो काउंसिल है इसको दी गई, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को जो है वो क्या करेगा, सहायता करेगा। 3 नंबर पॉइंट पहले क्लियर है या नहीं? 3 नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म कर दिया गया। पहले 2 नंबर पॉइंट देखो, 2 नंबर पॉइंट में यही कह दिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये कहता है कि ये जो डुअल गवर्नमेंट थी इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसको ख़त्म कर दिया गया। और इसको ख़त्म करने के बाद एक नई ऑफिस क्रिएट की गई जिसका नाम रखा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसको सारे के सारे पावर दे दिए गए, सारी ऑथोरिटी, सारा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में दिया गया। और ये व्यक्ति जो थे एक तरीके से ब्रिटेन की सरकार का एक मंत्री था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अ मेंबर ऑफ अ ब्रिटिश कैबिनेट, यानी सरकार का हिस्सा, सरकार का एक मंत्री जो भारत के प्रभार को लेकर जो है काम कर रहा है, भारत के पोर्टफोलियो को देख रहा है। तो इस मंत्री यानी इस पूरे मंत्री के डिपार्टमेंट, इस मंत्री की सहायता के लिए कुछ लोगों की मंडली होनी चाहिए। इन लोगों की मंडली को कहते थे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल, और ये 15 मेंबर्स की काउंसिल होती थी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो है वो क्या करेगा, सहायता करेगा। और ये बातें किसने कही? ये बातें कही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने, 1858 ने। ठीक है, ये बातें क्लियर हैं आपको? 2, 3 और 4 नंबर पॉइंट्स में आई डोंट थिंक कि इसमें कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो 1 नंबर पॉइंट हमने क्यों छोड़ा? 1 नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि जब ब्रिटिश सरकार ने 1858 का एक्ट लाया तो भारत में जो गवर्नर जनरल था ना, इस गवर्नर जनरल की पोस्ट को हटा के, गवर्नर जनरल का नाम हटा के उसको बना दिया वायसराय ऑफ इंडिया, कि अब तुम क्या हो, गवर्नर जनरल नहीं हो, अब तुम हो वायसराय। वायसराय का मतलब क्या कि अब सीधे सीधे तुम जो क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव हो, क्राउन का फॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव हो, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, अब तुम क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव हो। अब भारत में क्या हो जाएगा, वायसराय। और भारत के पहले वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है? तो 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स जो है हमने क्लियर किया। 5वां पॉइंट ये था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 1858 की जो एक्ट है उसने उसको एक बड़ी कॉरपोरेट बना दिया। बड़ी कॉरपोरेट बनाने का मतलब क्या कि इसको एक ऐसी बड़ी बना दी गई, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दिया गया जिस पर कोई भी केस कर सकता है, और या ये बड़ी किसी पर केस कर सकती है कि कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सुइड इन इंडिया। यानी कि जैसे आपको अगर रिलायंस कंपनी से कोई दिक्कत है तो रिलायंस कंपनी अपने आप में क्या है, बड़ी कॉरपोरेट है। मतलब क्या कि कंपनी जो है चल फिर नहीं सकती, लेकिन एक लीगल पर्सन के
के जो है तहत काम कर रही है, यानी लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि वो एक आदमी है, एक बॉडी है, ठीक है। जब लॉ एक रिकॉग्नाइज करे किसी को बॉडी के रूप में, तो आप उसको क्या कहेंगे, कॉर्पोरेट बॉडी, यानी जिस पर आप केस कर सकते हैं या वो आप पर केस कर सकती हो, ठीक है, तो उसको हम बड़ी कॉर्पोरेट कहेंगे। क्लियर है? तो आई थिंक कि 1 से 5 नंबर तक के सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए हैं। और इस तरीके से 1858 का जो एक्ट है, एक तरीके से अगर आपको क्रक्स समझनी हो तो क्या क्या हम लिख सकते हैं कि 1858 का एक्ट ने क्या क्या किया। पहली बात, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से गायब कर दिया। और गायब कैसे किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ख़त्म कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म कर दिया। इसके जगह एक नई बॉडी बनाई जिनका नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ये चूँकि मंत्री होता था, तो मंत्री आदमी कैसे काम करेगा, तो मंत्री के साथ 15 मेंबर्स की काउंसिल दी गई कि भाई आप काम करेंगे। और आप सब कहाँ काम करेंगे, ये सारे लोग जो है कहाँ हैं, ये सारे लोग ब्रिटेन में बैठे हैं। तो भारत में कौन देख रहा है भाई, भारत में जो है आपको पता है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी। गवर्नर जनरल की काउंसिल को गवर्नर जनरल नाम छोड़ के अब वाइसराय कहा दिया गया कि अब तुम हो गए वाइसराय। और वाइसराय अगर हो गए तो अब गवर्नर जनरल की काउंसिल नहीं कहलाएगी, अब कहलाएगी वाइसरॉय की काउंसिल, ठीक है। और वाइसराय की काउंसिल जैसे पहले चल रही थी वही चलेगा कि 6 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और वाइसराय के जो है जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे वो आपको दिखाई देंगे। यानी ये पहले जैसा चल रहा था, इन दोनों को हटाकर ये बड़ी बना दी गई। क्लियर है? इसके बाद 1861 वो समय था जिस समय पहली बार ऐसा देखा गया कि जब तक हम इंडियंस को, भारतीय को भारत में प्रशासन के लिए नहीं चुनेंगे, ये लोग विद्रोह करते रहेंगे। तो पहली बार ब्रिटिशर्स को ये महसूस हुआ कि जिन पर हम शासन कर रहे हैं उनके लोगों को भी इस प्रशासन में हिस्सा होना चाहिए, उनके लोगों को भी उन पर बनाया हुआ कानून का हिस्सा होना चाहिए। मतलब अगर कोई एक एरिया है जहां हम नई बिजनेस खोल रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि उस एरिया के कुछ लोगों को वहाँ नौकरी मिलनी चाहिए। अगर सारे लोग बाहरी ही आएंगे तो एरिया में विद्रोह होगा। सेम यही बातें हैं, अगर कहीं जाके आप प्रशासन कर रहे हैं, कहीं जाके आप राज्य कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि वहाँ जहाँ आप राज कर रहे हैं वहाँ के लोगों को भी इनकलकेट करें कानून बनाने में, ठीक है। उन लोगों को भी, वहाँ के लोगों को भी एकदम सही तरीके से प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। तो पहली बार जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके बाद ये दिमाग ठिकाने इन लोगों की आई कि नहीं कि इंडियंस को भी कानून बनाने में एकदम से साथ लेने चाहिए। तो इसलिए क्या हुआ कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने ये बातें कही कि आपको कुछ लोगों को इंडियन काउंसिल में रखना पड़ेगा। और आप देखते हैं कि इंडियंस को एसोसिएट करने के लिए 1861 का एक्ट आता है, 1892 को का एक्ट आता है, 1909 का एक्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्या कहता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कहता है कि वायसराय जो हैं, जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब वो नॉमिनेट करेंगे कुछ इंडियंस को, जो लेकिन ये इंडियंस जो होंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या, जो वोट नहीं कर सकते या जिनकी वोटिंग को काउंट नहीं करेंगे। कोई भी डिसीजन मेकिंग में अगर मेजोरिटी से वोटिंग होगी तो मेजोरिटी की वोटिंग में आपकी वोट काउंट नहीं होगी, उसी को तो नॉन ऑफिशियल मेंबर कहेंगे। बस आपके सजेशन लिए जाएंगे। नॉन ऑफिशियल मेंबर मतलब आपके सजेशन लिए जाएंगे। जब कोई कानून बन रही होगी तब आपसे सजेशन लिए जाएंगे कि क्या ये कानून सही है, या अपनी कोई राय आपको देनी है तो दीजिए। लेकिन जब कोई भी डिसीजन लिया जाएगा जहाँ डिसीजन वोटिंग से हो रही हो, वहाँ आपको वोटिंग नहीं दी की राय नहीं देनी जाएगी, यानी आपकी मर्जी से कोई अंतिम डिसीजन तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पहली बार भारतीयों की राय सुनी जाएगी, ये बातें क्लियर हो गई। और वायसराय ने 3 लोगों को नॉमिनेट किया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यानी पहली बार छोटे ही स्तर पर आप कहेंगे, लेकिन
इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन जो है वो लॉ बनाने में तो आपको दिखती है। पहली लाइन क्लियर हो गई। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है? दूसरी लाइन में ये कहा जा रहा है कि 1773 से लेकर 1833 तक पूरा का पूरा जब कंपनी रूल चल रहा था, इसमें पूरी जो है काम की क्या हो रही थी, ये पूरा काम हो रहा था सेंट्रलाइजेशन के लिए। पूरा काम ऐसा हो रहा था कि लग रहा था कि एकदम से बंगाल का जो गवर्नर है या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको डिक्टेटर बना के ही छोड़ेगा। एक ही पर्सन को पूरा राइट दिया जा रहा था। मद्रास या बॉम्बे के जो गवर्नर्स हैं उनके राइट को छीना जा रहा था। और 1733 में तो इनसे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर से लेजिस्लेटिव पावर भी छीन लिए गए। यानी इसलिए इसको कहा गया कि ये क्लाइमेक्स का कंडीशन पहुंच गया था 1833 में। ठीक है, तो 1773 से 1833 तक तो ऐसा हुआ कि सेंट्रलाइजेशन की एक लहर चल चुकी थी। लेकिन 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है और इसका पहला कदम होता है कि जो आपने राइट, लेजिस्लेटिव पावर की राइट यानी कानून बनाने का अधिकार बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी से छीना था, उसको उन्होंने रीस्टोर कर दिया, उसको उन्होंने वापस दे दिया। ये बातें क्लियर हो गई, पॉइंट 2। ठीक है, पॉइंट 3 क्या कहता है कि इन्होंने कहा कि अलग अलग जगह जो हैं, जो कि ब्रिटिश के स्टेट बन रहे हैं, सिर्फ बिहार, बंगाल और जो है वो मद्रास ही नहीं रह गया, और भी इलाका हो जो है वो ज़्यादा जा रहा है। बंगाल इनके सामने आ रही है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जिसको आज का पाकिस्तान कहते हैं, वो वाला एरिया हो गया, या पंजाब हो गया। अब ब्रिटिशर्स की जो राज्य है वो इतने बड़े एरिया में फैल रही है, तो ज़रूरी है कि नए नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए जाएँ, नए नए सरकार का गठन हो। तो 1862 में बंगाल की प्रेसिडेंसी बनी, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस की प्रेसिडेंसी 1886 में, और पंजाब 1897 में 3 नए विधानसभा बनाए गए। क्लियर? चौथा नंबर ये कि ये पहली बार हुआ कि वायसराय को ये कहा दिया गया कि वायसराय, आप समझ रहे हैं ना, जिसको गवर्नर जनरल अब तक कह रहे थे, वायसराय को ये कहा गया कि आप अपनी काउंसिल को कैसे चलाएंगे, इसके लिए कानून आप खुद बनाने के लिए जो है वो फ्री हैं, स्वतंत्र है। यानी कि आपको जो कानून बनाना है, जैसे रूल्स बनाने हैं, ऑर्डर्स बनाने हैं, ताकि कि आप अपने यहाँ जो है सही तरीके से बिजनेस को चला सकें, सही तरीके से प्रशासन कर सकें, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप रूल्स और ऑर्डर्स बना सकते हैं वायसराय काउंसिल को लेके। ठीक है, तो वायसराय काउंसिल को लेकर जो नियम कौन बनाएगा? वायसराय। ठीक है, और ये भी कहा गया कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट किया था 1859 में, उस पोर्टफोलियो सिस्टम को भी मान्यता दे दी गई। कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? सबसे पहली बात कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पोर्टफोलियो सिस्टम किसने शुरू की थी, तो लॉर्ड कैनिंग ने शुरू की थी। और इसको लीगलाइज कब कर दिया गया, पूर्ण तरीके से कानूनी जामा कब पहना दिया गया, तो ये पहनाया गया 1861 की लॉ में। पोर्टफोलियो सिस्टम ये हुआ कि आपके पास 5 आदमी हैं, ठीक है, इन 5 में से किसी एक को जो है हमने रेलवे मंत्री बना दिया। तो अब मोदी जी ने किसी अश्वनी वैष्णव को अगर रेलवे मंत्री बना दिया गया, तो रेलवे की पोर्टफोलियो किसको मिल गई? रेलवे की पोर्टफोलियो किसको मिल गई? अश्वनी वैष्णव को। तो नितिन गडकरी जो हैं वो नितिन गडकरी हो गया, या फिर मोदी जी हो गए, या अमित शाह हो गए, इन सारे लोग जो हैं जो अलग अलग पोर्टफोलियो में हैं, वो बार बार इनसे पूछेंगे नहीं, या बार बार अश्वनी वैष्णव को मोदी जी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि सर आप कैबिनेट ये बात मंजूर कर रही है कि नहीं कर रही है। हर बात को कैबिनेट में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। पोर्टफोलियो सिस्टम में ये का मतलब ये है कि जिस पर्सन को जो पोर्टफोलियो मिला है उसको ये ऑथराइजेशन दे दिया जाता है, उसको ये अनुमति दी जाती है कि तुम जो डिसीजन लोगे वही माना जाएगा कि कैबिनेट का फाइनल डिसीजन है। यानी कि कैबिनेट के बिहाफ पे तुम अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन ले सकते हो, ताकि तुम अच्छे से काम कर सको, तुमको फ्री हैंड दिया जा सके। ठीक है, तो आप पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये एक तरीके से मंत्री हो गया। मंत्री हो गया इसका मतलब कि हर काम के लिए मंत्री। अगर नितिन गडकरी को कोई रोड बनानी है तो हर रोड के लिए जो है वो नहीं पहुंचेंगे मोदी जी के पास। ठीक है, तो ये बात हो गई। यानी कि कैबिनेट के बिहाफ में खुद ब खुद जो है वो अपना डिसीजन लिया जाएगा, और ये माना जाएगा कि कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया, जब तक कैबिनेट स्पेसिफिकली उस डिसीजन को मना ना कर दे। इसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं।
इसके बाद 5वां नंबर ये आया कि वायसराय को पहली बार ये दिया गया कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस मतलब होता है, आपको पता है कि ऑर्डिनेंस होता है कि जब कोई भी ऐसा लॉ जिसको हाउस से पास कराने की आवश्यकता ना हो उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। आपको पता है कि अगर कोई कानून मोदी जी बनाना चाहें तो उनको क्या करना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से पास करा के प्रेसिडेंट से जो है वो साइन कराना पड़ेगा। लेकिन एक इमरजेंसी कंडीशन ऐसी होती है जिस कंडीशन में प्रेसिडेंस जो है वो सीधे ऑर्डिनेंस इशू कर देता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा जो है उसको बाईपास करके एक नए कानून जो है वो तुरंत इम्पैक्ट में लाया जाता है, और इसकी जो लाइफ टाइम होती है, लाइफ लाइन होती है, वो 6 महीना से ज़्यादा नहीं हो सकता एक बार में। लेकिन उस समय जो इमरजेंसी के समय जो है यानी ये ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर जो है ये कहाँ से आई, आपसे पूछा जाता है। ये बहुत बार आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर जो है वो कहाँ से आती है। तो ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर जो है 1861 के काउंसिल एक्ट से आती है, जिसमें कि इमरजेंसी कंडीशन में 6 महीने तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। यानी कि ऑर्डिनेंस के जो हैं वो लाइफ कितनी होगी, 6 महीने होगी। ठीक है, अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में क्या समझेंगे। हमने 1861 को समझ लिया और बहुत अच्छे से समझा। 1892 में ऐसा होता है कि जो एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर है, आप देखिए नॉन ऑफिशियल मेंबर मैंने पहले भी बताया कि वो मेंबर जो सिर्फ सुझाव दे सकते हैं कानून में कैसे बनाया जाए, कितने होने चाहिए, कैसे इफेक्टिव कानून बनाया जाए, मतलब कि सुझाव दे सकते हैं। ये वोटिंग, इनके वोट नहीं काउंट होंगे। तो ये बार बार ब्रिटिशर्स की आदत थी कि वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कहते थे कि जितना बढ़ाना है बढ़ा लो, हर बार तुम लोग आंदोलन करोगे, हम हर बार जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बनाएंगे, लेकिन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी जो है हम वो मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, तो ये 1892 की भी काउंसिल एक्ट में ये किया गया कि नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर जो है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है, उनकी संख्या को इंक्रीज कर दी गई, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो राज्य के लेवल पे हो। ठीक है, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है वो खुद के ही पास रखा। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट नंबर 2 देखिए, इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया, इन्होंने ये कहा कि अब आप सरकार से जो है वो सवाल करने का आपको हक है, सरकार से आप पूछ सकते हैं, आप यानी एग्जीक्यूटिव से आप क्वेश्चन करने का आपको अधिकार है कि आप क्या कर रहे हो, आपने ये कानून कैसे बनाया, आपने इसको कैसे अरेस्ट कर लिया, यहाँ जो वायलेंस हुई तो आपकी नाकामी की वजह से वायलेंस हुई, मतलब सरकार से कुछ भी पूछने का हक है आपको। और साथ ही साथ आप सरकार से बजट के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, मतलब कि आप ये कह सकते हैं बजट के ऊपर, ये कह सकते हैं कि ये इतने पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। लेकिन इस समय आपको सप्लीमेंट्री पूछने की आदत नहीं है। ठीक है, सप्लीमेंट्री पूछने का जो है वो हक नहीं है। मतलब अगर आपने पूछा कि मिलिट्री पे कितना खर्च करोगे, ठीक है, मिलिट्री का कितना बजट है, तो सामने से जवाब आया कि 5 करोड़ मिलिट्री को दिया जाएगा, तो आप ये नहीं पूछ सकते कि 5 करोड़ क्यों मिलिट्री को दिया जा रहा है, 3 करोड़ इसको क्यों नहीं दिया जा रहा है। सप्लीमेंट्री पूछने की जो है वो पावर नहीं थी 1892 में, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तीसरी बात आप समझेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने नॉमिनेशन, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं उसको, उसके नॉमिनेशंस जो हैं, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, आप देखिए ध्यान से, ऑफिशियल मेंबर की जो है ये बढ़ा ही नहीं रहे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो संख्या है वो बढ़ाया जा रहा है। और इस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में इन्होंने ये कहा कि जो सेंटर में है, सेंटर में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं वो कुछ मेंबर्स वायसराय के रिकमेंडेशन पे आएंगे, और ये जो रिकमेंडेशन कौन देगा, ये बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो रिकमेंडेशन है उन पर जो है कुछ मेंबर्स को क्या किया जाएगा, रिकमेंड, उस पे कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा। वहीं राज्यों में भी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी गवर्नर जो है कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो भी किसके रिकमेंडेशन पे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार और चैम्बर्स की रिकमेंडेशन से इनको जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा। यानी एक तरीके से कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो सेंट्रल लेवल पे है वो व्यापारियों
की कहीं ना कहीं एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होने की बात इन्होंने कही, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का की रिकमेंडेशन से अगर वायसराय किसी को नॉमिनेट करके लेजिस्लेटिव काउंसिल में ला रहे हैं तो आप समझेंगे। जैसे 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 एक अच्छा एग्जांपल आपके सामने बता रहे हैं, जैसे कि सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति आपको पता है ना, ये किस इन्फोसिस की है। इन्फोसिस की जो है वो नारायण मूर्ति की जो है वो वाइफ है। तो सुधा मूर्ति को राज्यसभा में नॉमिनेट किया प्रेसिडेंट ने। तो राज्यसभा में जब नॉमिनेट सुधा मूर्ति हुई तो एक तरीके से वो क्या करेंगे कि वो एक तरीके से अपने व्यापारी भाइयों के लिए जो है वो आवाज़ उठाएंगे। तो इसी तरीके से कि कुछ वायसराय जो है कुछ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को के रिकमेंडेशन पे कुछ लोगों को नॉमिनेट करेगा सेंट्रल लेवल पे, वहीं प्रोविंशियल लेवल पे जो है कुछ लोगों को नॉमिनेट करेंगे गवर्नर्स, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी और यूनिवर्सिटी जमींदार्स और चैम्बर के जो है वो रिकमेंडेशंस पे होगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन इन सारे चीज़ों में कहीं ये नहीं कहा गया कि ये सारे चीज़ जो है वो इलेक्शंस के थ्रू होंगे, कहीं ये नहीं कहा गया। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इलेक्शंस हियर, नो यूज ऑफ वर्ड इलेक्शंस इन दिस एक्ट। ठीक है, तो ये सारे इसमें जो वर्ड है ना, नॉमिनेशन है, चाहे वो गवर्नर नॉमिनेशन करे चाहे वो वायसराय नॉमिनेशन करे, तो कहीं एक तरीके से आप देखेंगे इलेक्शंस नहीं है। अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को दूसरे नाम से हम जानते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्यों कहते हैं इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? क्योंकि मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे 1909 में, वहीं मिंटो जो थे, लॉर्ड मिंटो जो हैं वो वायसराय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं वो बात समझिए आप। सबसे पहला फीचर्स है कि इन्होंने जो साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनको बढ़ाया, सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेवल पे। ठीक है, और इन्होंने जो नंबर ऑफ मेंबर्स जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे उनको 16 से 60 कर दिया। मतलब कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे 16 लोगों की जो संसद थी, अब वो 60 लोगों की संसद बन गई। ठीक है, वहीं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो कोई यूनिफॉर्म था नहीं, अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग नंबर ऑफ जो विधायक थे, तो उनको तो एक तरीके से आप कह नहीं सकते कि कितना से कितना किया गया, लेकिन दोनों में, प्रोविंशियल में भी और सेंट्रल में भी, इनकी साइज को बढ़ा दिया गया। ठीक है, सेंट्रल में तो 16 से 60 कर दिए गए। क्लियर है। लेकिन अब भी आप देखिए, अब भी ऑफिशियल मेजोरिटी जो है अब भी जो है उन्हीं के पास है। आप ये बात देखते रहिएगा। इट रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप, मैंने कहा था कि 16 से 60 ही सेंट्रल में क्यों ना कर दे संख्या को, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है सेंटर में इन्होंने अपने पास ही रखी, यानी कि चाबी इन्होंने अपने पास ही रखी। यानी वोटिंग करने में भाई तुम्हारे मतों को हम ध्यान में नहीं देंगे, लेकिन अलाउ किया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को। क्लियर है। इसके बाद इन्होंने ऐसा किया कि और भी संसद में, और संसद का जो दायरा है ना, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके जो इसका जो दायरा है उसको और बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? इन्होंने ये कहा कि अब तुम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बजट पे जो है वो रिजोल्यूशंस ला सकते हो कि बजट ये गड़बड़ है, इतना पैसा नहीं खर्च होना चाहिए, यहाँ नहीं खर्च होना चाहिए। यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का मतलब ये कि अब आप काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये बातें क्या हुई नहीं हुई। तो काउंटर क्वेश्चन पूछने का अधिकार जो है 1892 आपको दे रहा, सॉरी 1909 दे रहा है। 1909 जो है वो काउंटर क्वेश्चन पूछने का अधिकार दे रहा है। वहीं पहली बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि जो इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है वो जगह मिलती है, इंडियंस को मंत्री बनाया जाता है पहली बार। आप देखेंगे वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं, ये संसद में नहीं जा रहा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जा रहा है। यानी कि ये सरकार के मेंबर्स के रूप में काम करेगा। और सरकार के मेंबर्स के रूप में पहली बार कौन पर्सन शामिल होते हैं? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो लॉ मेंबर के रूप में ज्वाइन होते हैं सरकार का साथ देने के लिए। ये 1909 में ऐसी बातें आपको दिखने को मिलती है। 1909 के एक्ट से ही
पहली बार ऐसा होता है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस की कॉन्सेप्ट आती है। इन्होंने 1909 में एक कम्युनल इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो शामिल किया। सेपरेट इलेक्टोरेट कहने का मतलब ये कि मुस्लिम मेंबर के द्वारा ही, मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही मुस्लिम मेंबर्स चुने जाएंगे। कि अभी का सिस्टम क्या है आपके यहाँ, कि आपके यहाँ कोई भी खड़ा हो सकता है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में और आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, धर्म के आधार पे वोटिंग नहीं होती। लेकिन उस समय ये कहा गया कि मुस्लिम अगर कैंडिडेट खड़ा है तो उसमें मुस्लिम ही इसको वोट देके जो है वो जिता सकता है, मुस्लिम के बेस पे। यानी मुस्लिम कम्युनिटी का कोई मेंबर को अगर विधायक बनना है तो वो विधायक सिर्फ मुस्लिम के वोट से बनेगा। यानी कि एक तरीके से इसने पहली बार लीगलाइज कर दिया कम्युनलिज्म को। हाँ, कम्युनलिज्म को लीगलाइज पहली बार किया। यही कारण है कि लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार भी पूछा जा चुका है। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको कहते हैं? लॉर्ड मिंटो को। इसने सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस दिया कॉरपोरेशंस को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटी को, जमींदार्स को। आपने देखा था पहले 1892 में ऐसा हुआ कि सबसे रिकमेंडेशंस मांग रहे थे कि भाई, जमींदार्स के रिकमेंडेशंस मांग रहे थे, यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन मांग रहे थे कि आप सब जो है एक साथ आप बताइए कि किसको बनाना है। इसमें 1909 में ये हुआ कि कॉरपोरेशंस के अलग उम्मीदवार जो हैं वो जाएंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलग लोग जो है अपॉइंट होंगे, वहीं यूनिवर्सिटी से अलग लोग और ज़मींदार के अलग लोग जो हैं अपॉइंट होंगे। ये बातें 1909 में क्लियर हुई। 1919 में क्या होता है साथियों? 1919 बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 20 अगस्त 1917 को ये पहली बार डिक्लेयर किया गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पहली बार डिक्लेयर की कि हम भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की जो है वो बात सोच रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या? कि भारत में एक ऐसी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करें जो जनता के प्रति जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो। यानी कि एक तरीके से कहीं ना कहीं आप ये कहिए कि भारत में लीगलाइज संसद, एक तरीके से संसद का जो कॉन्सेप्ट है वो लाने की पहली बार जो है कोशिश आपको देखने को मिलती है लीगल वे में 1919 में। ठीक है, और 1919 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मॉन्टेग्यू जो है उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड जो है वो वायसराय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, इस एक्ट में 1919 के एक्ट में क्या क्या कहा गया? 1919 के एक्ट में सेंटर की पावर को थोड़ी कम की गई, सेंटर को रिलैक्स किया गया, सेंटर को इतना ज़्यादा पावर नहीं दिया गया, सेंटर के पावर्स को थोड़ा कम करके स्टेट को दिया गया। यानी सेंटर और स्टेट के पावर को डिमार्केट किया गया कि कुछ पावर सेंटर को दी गई, कुछ पावर स्टेट को दी गई। क्लियर है? इसके बाद जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं, स्टेट के जो सब्जेक्ट हैं, उनको दो अलग भागों में बांटा गया। एक को ट्रांसफर्ड कहा गया और एक को रिजर्व कहा गया। रिजर्व वाले में गवर्नर अपनी मर्जी से जो मन होगा वो काम करेगा। ठीक है, इससे सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी गवर्नर को। ठीक है, वहीं ट्रांसफर्ड पावर में गवर्नर को कोई काम करनी हो तो गवर्नर जो है वो उसके साथ के मंत्री, जो चुने हुए मंत्री हैं, उनसे बात करनी जरूरी है ट्रांसफर्ड पावर में। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को डायरेक्की कहा गया। ऐसे सिस्टम को क्या कहा गया? डायरेक्की, जिसमें डायरेक्की मतलब ये कि डुअल रूल। इसका मतलब ये कि कुछ पार्ट जिसमें कि गवर्नर अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है, उसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के प्रति जो है वो जवाबदेही नहीं है, और कुछ पार्ट जो ट्रांसफर्ड है उस पार्ट के लिए जो है उसको पूछने की आवश्यकता है। क्लियर है? लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था ये लार्जली अनसक्सेसफुल हुआ। तीसरी बात आप देखेंगे, तीसरी बात में ये कहा गया कि पहली बार बाई कैमरलिज्म, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, जब कोई भी जगह दो हाउसेस हों, कानून बनाने के लिए दो हाउसेस हों, तो उनको हम कहते हैं बाई कैमरलिज्म। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, या अगर किसी, जैसे बिहार को ही एग्जांपल ले लो तो बिहार में क्या है? विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो इसको हम कहते हैं बाई कैमरलिज्म। तो पहली बार बाई कैमरलिज्म पूरे भारत में जो है आपको देखने को मिलता है। किस एक्ट के थ्रू? 1919 के एक्ट के थ्रू। इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री।
ठीक है, तो ये पहली बार आपको देखने को मिलता है। इसमें मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्शंस है ना, इस इलेक्शंस में बहुत लिमिटेड फ्रेंचाइजी थे, लिमिटेड लोग वोट डाल सकते थे, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन से इसको चुने गए, ये बातें क्लियर थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि इसमें सारे लोग वोट डाल रहे थे, इसमें कुछ ही जमींदार जिनको एक स्पेसिफिक जो है वो कंडीशंस बनाए गए थे, उस कंडीशंस के बेसिस पे आप वोटर हो सकते थे और आपने वोट डाला। लेकिन आपने वोट डाला ना, एज अ इंडियन होके आपने वोट डाला, तो पहली बार जो वोटिंग है वो आपको यहाँ देखने को मिलती है। 1919 की एक्ट कह रही है कि जब इन्होंने कहा कि हम भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं तो भारतीयों को तो शामिल करना पड़ेगा। तो कमांडर इन चीफ को छोड़ के, मतलब सेना प्रमुख को छोड़ के, ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग हमारे ऊपर शासन कैसे कर रहे थे, सेना की मदद से। तो सेना का क्या कमांडर इन चीफ, सेना प्रमुख क्या भारतीयों को बना सकता है? द आंसर इज नो। तो सेना प्रमुख को छोड़ के इन्होंने ये कहा कि 6 लोग में से 3 लोग जो है वो भारतीय होने चाहिए। 3 आउट ऑफ 6 मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेर टू बी इंडियन। 6 मंत्री में से 3 मंत्री कम से कम भारतीय होने चाहिए। आपको क्लियर है? ये बात क्लियर है? इसके बाद इन्होंने एक्सटेंड किया, बढ़ाया कम्युनल इलेक्टोरेट को सिख के बीच, इंडियन क्रिश्चियन के बीच, एंग्लो इंडियंस के बीच, यूरोपियंस के बीच। मतलब सिख कम्युनिटी से अगर कोई किसी मेंबर्स को संसद बनना है तो उसको सिर्फ सिख के ही वोट से वो संसद बनेगा। क्रिश्चियंस को संसद में आना है तो क्रिश्चियन के वोट से ही संसद बनेगा। एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस, यानी एक तरीके से ये बांटने की जो ये नीति है आपको यहीं से दिख रही है। 1909 में तो सिर्फ मुस्लिम को था और 1919 में सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस तक कम्युनल इलेक्टोरेट जो है वो पहुंच रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने फ्रेंचाइजी जो है लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को दी कि वोटिंग डायरेक्ट इलेक्शन से वोटिंग होगा। मैंने कहा था कि डायरेक्ट इलेक्शन से वोटिंग होगी तो वोटर कौन होगा? तो वोटर इन्होंने कहा कि जिनके पास एक खास प्रॉपर्टी हो, जो टैक्स दे रहे हो, जो उनके पास एक कॉमन एजुकेशन हो, वही वोट कर सकते हैं। यानी जिनको पूरे अच्छे तरीके से पता है कि जो है कि उनकी वोट की अहमियत क्या है, वही वोट कर सकता है। इन्होंने एक नई ऑफिस बनाई जिनका नाम रखा गया हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, लंदन में। और सारे के सारे जो फंक्शंस हैं यहाँ के वो वहाँ जो है वो भेज दिए गए। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के जो सारे फंक्शंस हैं इनको दे दिए गए, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नाम का के पोस्ट हट गया, अब वो बन गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। और इसके पैसे भी भारतीयों से ही लिए जाते थे भाई, ये भी बात समझ लो। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये कहा 1919 वाले ही एक्ट में ये कहा कि भाई एक पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए, जैसे अभी है ना यूपीएससी, उसी तरीके से ये कहा गया कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए और एक सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज कमीशन जो है, इसी कारण 1926 में सेटअप हुआ भारत में, जो सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने लगा। तो 1919 में पहली बार ये कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए और 1926 में एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना भी। इन्होंने पहली बार सेपरेट किया प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से, यानी कि राज्यों की बजट को सेंट्रल बजट से जो है वो अलग किया कि अब राज्य अपने बजट खुद जो है वो पेश कर सकते थे और सेंटर अपना बजट खुद पेश कर सकता था। वरना पहले ऐसा था कि सेंटर ही राज्यों के बजट पेश करते थे, तो जिसमें समस्याएं होती थी। हर राज्य को ये लगता था कि भाई कि सेंटर की मेहरबानी पे वो जिंदा है, मतलब सेंटर जितना पैसा उसको देगा वो उतना ही पैसा पे उसको जो है वो अपने राज्य को चलाना पड़ेगा। लेकिन अब जब वो प्रोविंशियल बजट अपना बजट खुद दे सकता है तो अपना लोन भी वो खुद ले सकता है। ठीक है, अपनी जो है वो फाइनेंशियल सॉवरेनिटी एक तरीके से इनको जो है वो मिल रही है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इनको मिल रही है प्रोविंस को, राज्यों को। तो राज्य के मुख्यमंत्री जो है आप खुद बखुद, यानी राज्य के गवर्नर अब खुद बखुद जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 10वां नंबर है कि इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाने की बात करी। जो ये स्टैट्यूटरी कमीशन का मतलब क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने के द्वारा ही ये कहा गया कि हम 10 साल बाद जो है एक कमीशन भेजेंगे भारत, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देखेगा, इसके पूरे वर्किंग को देखेगा कि क्या ये भारत में सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा।
ठीक है, और फिर इस पे रिकमेंडेशन देगा कि इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। और आपको पता है कि 1919 से 10 साल कितना होता है, 1929, लेकिन 1927 में ही ये कमीशन आ चुका था भारत, जिसको नाम दिया गया सिमोन कमीशन। तो साइमन कमीशन जिसको कहते हैं, तो सर जॉन साइमन जो हैं वो इनके हेड थे। 7 मेंबर्स की जो है वो एक स्टैट्यूटरी कमीशन थी। लोगों ने भारी विरोध किया क्योंकि इनके सारे मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, कोई भारतीय था नहीं। तो अगर सारे के सारे मेंबर्स इनके ब्रिटिशर्स थे, इसलिए इन सारे लोगों ने ये विरोध किया कि भाई अगर तुम इस एक्ट के बारे में जानना चाह रहे हो तो क्यों भारतीय एक भी नहीं है इसमें। हालांकि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1930 में, और इसी रिपोर्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि डायरेक्टरी को ख़त्म की जाए, ट्रांसफ़र और जो रिजर्व लिस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म किया जाए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बढ़ाकर प्रोविंसेस तक पहुंचाया जाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने ये कही कि कम्युनल इलेक्टोरेट बांटने की जो नीति है धर्म के आधार पे, ये होनी चाहिए। और इसी को देखते हुए 3 राउंड टेबल मीटिंग भी होती हैं। आप देखते हैं कि 3 राउंड टेबल मीटिंग भी जो है भारत के साथ, भारत के रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो है चलता है, ठीक है। और तीसरे राउंड टेबल मीटिंग में जो है आप देखते हैं कि गांधी जी भी जो है वो पहुंचते हैं कहाँ, लंदन, ठीक है। 3 राउंड टेबल मीटिंग होता है कि कम से कम क्या आप चाहते हैं, कि वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स उसके बेसिस पे निकल के आता है कि क्या आप चाहते हैं। और इसी बीच में आप देखते हैं कि इसी बीच में आपको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है इसी साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पूरे लबो लिबाब को, इसेंस को समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लार्ज, अभी जो हमारा संविधान है उसका लगभग 60% जो मटेरियल है, माल है, वो मसाला यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। इसी बीच में एक पर्सन थे रामसे मैकडोनाल्ड, जो उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनको कहीं से दौरा पड़ा, उन्होंने अगस्त 1932 में ये कहा कि भाई कम्युनल इलेक्टोरेट बहुत हो गया, खेलिए कम्युनल इलेक्टोरेट। तो कम्युनल इलेक्टोरेट खेलते खेलते उनको इतना मज़ा आने लगा कि अब कम्युनल इलेक्टोरेट मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस, इन सब तक ही सीमित नहीं रहा। अब ये कहा कि जो शेड्यूल कास्ट है उस तक भी कम्युनल इलेक्टोरेट पहुँचे। शेड्यूल कास्ट को भी कम्युनल इलेक्टोरेट में दे दिया गया कि मतलब जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं वो भी अपने प्रतिनिधि को खुद चुन सकते हैं। तो गांधी जी जो है उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं ये हिंदू के एक बड़े वर्ग को तोड़ने की साजिश चल रही है ब्रिटिशर्स के द्वारा। एक तरीके से उन्होंने मुस्लिम को अलग कर दिया, सिख को अलग कर दिया, क्रिश्चियंस को अलग कर दिया, एंग्लो इंडियंस को अलग कर दिया, यूरोपियंस को अलग कर दिया, और जो एक यूनाइटेड मेजोरिटी बन रही है भारत में अब, वो है हिंदू। और हिंदू में जो यूनाइटेड मेजोरिटी है उसमें भी एक शेड्यूल कास्ट को अगर कम्युनल इलेक्टोरेट दे दिया जाए तो गांधी जी को लगा कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। तो गांधी जी जो है वो फास्ट पे बैठ जाते हैं, और जब गांधी जी यरवदा जेल में जो पूना में है उस पे फास्ट पे बैठते हैं, तो गांधी जी के इस फास्ट के कारण जो शेड्यूल कास्ट के लीडर थे उन्होंने गांधी जी को मनाने के लिए कांग्रेस के अंदर रिजर्व कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व मानी, और ये कहा कि गांधी जी के साथ जो है इन्होंने पूना पैक्ट करा। गांधी जी की तरफ से जो है मदन मोहन मालवीय थे, उन्होंने पूना पैक्ट करा, और पूना पैक्ट के तहत जो कुछ सीटें जो कांग्रेस को मिली हुई थी उस सीटों में रिजर्व लिस्ट में जो है कुछ सीटें डिप्रेस्ड क्लासेस को दे दी गई। रिजर्व कर दिया गया कि डिप्रेस्ड क्लास भाई हमसे सीट लो, तुम सीधे सीधे इनसे कम्युनल अवार्ड से सीट मत लो, हम तुम्हारे लिए रिजर्व सीट रखेंगे, ठीक है। और ये जो रिजर्व सीट है ना यहीं से शुरू हुई है, आप देखेंगे, क्लियर है। ये पूना पैक्ट से आपको शुरू होता हुआ दिखता है। अब सबका जो इसेंस है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्लियर हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मैंने कहा कि लगभग 60% आपका कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसका 60% हिस्सा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो कितना बड़ा एक्ट होगा, बहुत लेंदी था, बहुत डिटेल था। आप समझ सकते हैं कि 321 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल था, तो कितना बड़ा होगा। इसके कुछ पार्ट्स को हम अभी देखेंगे।
इन्होंने पहली बार ये कहा कि भारत को एक पूरा फेडरेशन बनाएंगे। फेडरेशन का मतलब ये कि राज्यों का समूह होगा, एक सारे प्रिंसली स्टेट एक साथ होंगे, प्रोविंसेस एक साथ होंगे, सब एक यूनिट की तरह काम करेगा और सारे यूनिट को बताएंगे, बोलेंगे AIF, ऑल इंडिया फेडरेशन। जैसे USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, ये एक फेडरेशन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की सारी स्टेट को यूनाइट कर दिया गया। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे ऑल इंडिया फेडरेशन। लेकिन ये बातें जो है हो ना सकी क्योंकि प्रिंसली स्टेट को ये बातें क्लियर नहीं थी, और उसमें ये कहा गया कि इसमें 3 अलग लिस्ट बनाएंगे, जिसमें कि कुछ लिस्ट फेडरल लिस्ट होगा, कुछ प्रोविंशियल लिस्ट होगा और कुछ कंकरेंट लिस्ट होगा। फेडरल लिस्ट के जो मैटर है उस पर सेंटर जो है वो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। राज्यों यानी प्रोविंशियल लिस्ट पे प्रोविंस कानून बना सकता है और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों कानून बना सकते हैं। वहीं रेसिड्यूरी पावर जो है, जो भी इन सारे में नहीं दी गई है, यानी कि जो भी इन लिस्टों में जो भी चीज़ें इनके अंदर नहीं दी गई है, उस पे कानून बनाने का हक जो है वो वायसराय को होगा। ये बातें क्लियर हो गई पहले। दूसरा बात क्या है कि और जब ये बातें कही कि प्रिंसली स्टेट और ये सारे लोग मिलके जो है हम एक यूनिट बनाएंगे, प्रिंसली स्टेट कहा कि भाई हम ज्वाइन करते ही नहीं, हम फेडरेशन बनने ही नहीं देंगे। तो इन्होंने लिखा कि फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, इन्होंने डायरेक्टी जो है 1935 के एक्ट ने ये कहा कि डायरेक्टी ख़त्म करो। तो डायरेक्टी जो है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली, डायरेक्टी प्रोविंस में ख़त्म हो जाती है, ठीक है, प्रोविंस में डायरेक्टी ख़त्म हो जाती है। हालांकि डायरेक्टी आपको वहाँ मिलेगा, सेंटर में डायरेक्टी की इन्होंने जो है वो बात की थी। इन्होंने कहा था कि डायरेक्टी सिस्टम सेंटर में लाओ, प्रोविंस में डायरेक्टी ख़त्म करो, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। गवर्नर को ये बातें कही गई कि गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो गवर्नर को ये कहा गया कि भाई तुम अपने मन से कोई काम नहीं करोगे, डायरेक्टली ख़त्म हो गया, अब जो चुनी हुई सरकार है उसके अकॉर्डिंग तुम काम करोगे, तो उसकी एडवाइस से काम करोगे, अपने मन से कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बातें 1937 के इलेक्शंस, इसी बात को लेकर 1937 की इलेक्शंस हुई और 1939 में ये जो गवर्नर को कहा गया कि तुम इंटरफेयर नहीं करोगे, ये बातें डिसकंटिन्यू होती हुई दिखती है। तो पहला पॉइंट भी ख़त्म, दूसरा पॉइंट भी लागू नहीं हो पाया, ठीक है। तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, कि इन्होंने डायरेक्टली सेंटर में जो है वो कहा कि सेंटर में डायरेक्टली लाओ। तीसरा पॉइंट भी काम नहीं आया, डिड नॉट केम इनटू ऑपरेशन एट ऑल, सेंटर में भी डायरेक्टली नहीं ला पाए। इन्होंने ये कहा कि जो बाई कैमरलिज्म है वो बाई कैमरलिज्म जो है प्रोविंसेस में आने चाहिए, यानी प्रोविंसेस में 2-2 हाउसेस में होने चाहिए। 11 में से 6 जो प्रोविंसेस हैं वहाँ बाई कैमरलिज्म लाया गया, और इसी के कारण है कि बिहार में भी आज भी आप देखेंगे कि बाई कैमरलिज्म है। बिहार में विधान परिषद है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूपी में जो है वो बाई कैमरलिज्म लाया गया कि दो हाउसेस लाए गए, विधान परिषद और विधानसभा। क्लियर है। 5वां लाइन आप पढ़ेंगे कि इन्होंने ये कहा कि कम्युनल इलेक्टोरेट, ये सुधरने वाले में से थे नहीं, कम्युनल इलेक्टोरेट को जो पूना पैक्ट में ये कहा गया था कि कम्युनल इलेक्टोरेट को डिप्रेस्ड क्लास तक नहीं पहुंचाएंगे, कम्युनल इलेक्टोरेट को जो है वो अब क्या किया गया, कम्युनल इलेक्टोरेट को शेड्यूल कास्ट तक भी दिया गया, वुमेन तक भी दिया गया, लेबर्स तक भी दिया गया, ठीक है। इन्होंने काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म किया, काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म किया, ठीक है। इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज प्रोवाइडेड विद द टीम ऑफ एडवाइज़र। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को टीम ऑफ एडवाइज़र्स जो है दे दिए गए। इन्होंने 10% के फ्रेंचाइजी जो है टोटल पॉपुलेशन को दिया। कि इन्होंने ये कहा कि पहले ये कहा गया कि इससे पहले जो हम 1919 का एक्ट देख रहे थे उसमें वोटर्स कौन थे, उसमें ये कहा गया कि जो लोग टैक्स देंगे वही वोट कर सकते हैं, जो लोग ग्रेजुएट होंगे वही वोट कर सकते हैं, जो लोग ज़मींदार होंगे वही वोट कर सकते हैं। अब इसमें यह कहा गया कि टोटल पॉपुलेशन का 10% को आदमी को वोटर बनाना है। तो एक तरीके से वोटर का जो कैनवास है ना उसको बड़ा किया गया, इसमें आप देख रहे हैं ये बात। 8वां नंबर में ये कहा गया कि एक रिस्पॉन्सिबल जो इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए जो हमारे देश की करेंसी और लोन लेने को रेगुलेट करे,
वो उसको इस्टेब्लिश करो जिसका नाम रखा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक का कॉन्सेप्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है। इसके बाद यही कहा गया कि हम भारत को एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन देंगे और साथ ही साथ भारत में एक प्रोविंशियल सर्विस कमीशन भी होनी चाहिए। तो केंद्र लेवल पे भी फेडरल सर्विस कमीशन और राज्य लेवल पे भी फेडरल सर्विस कमीशन जो होनी चाहिए। मतलब कि ये कि पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि अगर स्टेट के अधिकारी, स्टेट में एसडीएम चाहिए, स्टेट में डीएसपी चाहिए, ये सारे लोग कहाँ से आएंगे? यानी बीपीएससी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहीं से आता है, आपको क्लियर है। यूपीएससी का तो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं कि वहाँ से आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, सॉरी 1919 से, उसमें कहा गया और 1926 में उसका कमीशन भी बनता हुआ दिखता है। लेकिन राज्य लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आता हुआ आपको दिखता है। साथ ही साथ ये कहा गया कि एक हाई कोर्ट भी बनाई जाए, मतलब राज्य लेवल पे भी जो है वो कोर्ट बनाई जाए जिसको फेडरल कोर्ट भी कहते हैं। तो फेडरल कोर्ट यानी हाई कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी 1937 में आता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देता है और 1937 में ये सेटअप होता है। क्लियर है? अब जब ये बातें हो रही हैं एकदम 1935 में ये बातें आ गई, 1937 में इलेक्शन भी हुआ, सरकारें भी बनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ और उसमें जो है हमारी कांग्रेस ने क्या किया कि बहुत सारे स्टेट में जहाँ भी वो सरकारें चला रही थी उस सरकार से उन्होंने इस्तीफा भी दिया। लेकिन दिन आता है 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को एक अजीब बात होती है। ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जो है वो अनाउंस करते हैं कि अब हम भारत में सरकार ज़्यादा दिन हमारी सरकार नहीं चलेगी, अब हम भारत को खाली करने वाले हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब हम जो है वो अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं, उसी तरीके से उन्होंने क्लेमेंट एटली ने कहा था कि अब हम भारत से निकल रहे हैं और भारत से निकलने की जो तिथि है वो 30 जून 1948 है। तो जैसे ही उन्होंने एक डेट जो है वो बता दिया कि 30 जून 1948 से हम भारत को निकल जाएंगे, तो इधर से जो मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उन्होंने एकदम हाई तौबा मचाना जो है वो स्टार्ट कर दिया, तौबा तौबा करना स्टार्ट कर दिया वो उन्होंने। जैसे ही वो तौबा तौबा करना स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर जाना है तो इंडिया को बांट कर जाओ, हमें एक नया स्टेट देकर जाओ, हम पहले तुम्हारे अंडर थे, अब हम हिंदुओं के अंदर नहीं रह सकते क्योंकि हमने इन पे 1000 साल राज्य किया है। ऐसी मेंटेलिटी थी उस समय, ठीक है। तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो एक प्लान लेके आते हैं जिनको भारत के पार्टीशन प्लान भी कहते हैं या लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं कि भारत को अब क्या करेंगे, टुकड़ा करेंगे। इन्होंने ये कहा कि भारत जो है, जो लोग भी भारत के अंदर नहीं रहना चाहते हैं, वो लोग भारत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो भारत सरकार जो कानून बना रही है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कानून बना रही है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, ठीक है। यानी आपको भारत में रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, ठीक है। तो ये एक तरीके से माउंटबेटन ने जब 3 जून को ये बातें कही कि दोज हु डोंट वांट टू, अनविलिंग टू एक्सेप्ट भारत का कानून जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहा है, वो जो है वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया कानून अप्लाई नहीं होगा, वहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। ये एक तरीके से पाकिस्तान बनने के का जो है रास्ता उन्होंने खोल दिया, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या कहता है ये बात समझिए। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत में एक ब्रिटिश रूल इन इंडिया ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ 2 इंडिपेंडेंट स्टेट पैदा होंगे, एक इंडिया होगा और एक पाकिस्तान होगा, और इन दोनों को राइट होगा कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से वो बाहर निकल जाए, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। दूसरी बात कि इन्होंने ये कहा कि अब वायसराय, अब जब ब्रिटिश रूल ही भारत में नहीं है तो ब्रिटेन क्राउन का कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होना चाहिए। द आंसर इज़ नो, ठीक है। वहीं इन्होंने ये कहा कि जब इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वायसराय एंड प्रोवाइडेड फॉर इच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल, वायसराय को ख़त्म कर दिया और दोनों डोमिनियन जो भारत और पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल का एक पोस्ट रखा। जो गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाएगा भारत और पाकिस्तान के डोमिनियन के कैबिनेट के द्वारा, भारत और पाकिस्तान की सरकारें
जिन्हें भी गवर्नर जनरल को जो है वो अपॉइंट करेगी, ब्रिटिश किंग उन्हीं को अपॉइंट करेगा। तो इसलिए भारत की तरफ से गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। और उधर पाकिस्तान की तरफ से गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बनाया, जो कि एक तरीके से अच्छा भी था। क्लियर। इसके बाद चौथी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या कहता है, भारत का आज़ादी अधिनियम क्या कहता है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये कहा कि आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहें, आप अपने यहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। आपको अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार है। जो जैसा भी आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहें अपने देश के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। यानी कि बोथ द डोमिनियंस इज़ empowered to frame and adopt any constitution of their respective nation and to repeal any act of the British Parliament including the Independence Act itself। मतलब कि जो कानून ख़त्म करना है ख़त्म कर दो, जो कानून बनाना है बना लो, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है बना लो, हमारा कोई लेना देना तुमसे नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो भी जो है जिस भी टेरिटरी के लिए कानून बनानी है वो बना सकता है। ठीक है, इसके बाद कोई नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर 15 अगस्त 1947 वॉज एक्सटेंडेड आइदर ऑन द न्यू डोमिनियन अनलेस इट वॉज एक्सटेंडेड देयर टू बाय द लॉ ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन। कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटेन की संसद के द्वारा कोई भी बनाया हुआ कानून भारत में लागू नहीं होगा जब तक कि भारत सरकार वो कानून को मान्यता न दे दे। क्लियर है। इन्होंने ऑफिस ऑफ स्टेट की जो है वो पोस्ट को एबॉलिश कर दिया। ऑब्वियस है कि भारत में रहोगे नहीं तो फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सब ये सारे लोग कैसे रहेंगे। इन्होंने ये कह दिया कि भाई अब से हमारी जो ब्रिटेन की पारामौंसी है, यानी कि ब्रिटेन जो ओन कर रहा था सारे के सारे ट्रीटी कि अगर ट्राइबल एरिया के साथ ट्रीटी ब्रिटेन ने किया है तो उसको ओन कर रहा था कि नहीं हमने सही में किया है, हमने फॉर्मल ट्रीटी किया है। तो ब्रिटिश की पारामौंसी अब ख़त्म हो चुकी है। अब इस ट्रीटी की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब जो नई डोमिनियन सरकार है वो आपसे जिस तरीके से डील करे उसी तरीके से ये माना जाएगा। ठीक है, तो लैप्स ऑफ ब्रिटिश पारामौंसी भी ये दिखा रहा है। इसी के बाद इन्होंने फ्रीडम ग्रांट किया प्रिंसली स्टेट को कि जिस भी प्रिंसली स्टेट को भारत के साथ रहना है भारत के साथ रहिए, जिस भी प्रिंसली स्टेट को पाकिस्तान के साथ रहना है पाकिस्तान के साथ रहिए। लेकिन एक माथा दर्द इन्होंने दिया कि जिस भी प्रिंसली स्टेट को इंडिपेंडेंट रहना है, जिस भी प्रिंसली स्टेट को इंडिपेंडेंट रहना है, आज़ाद रहना है, वो आज़ाद भी रह सकता है। ये जो बातें इन्होंने कह दी ना कि जिस भी प्रिंसली स्टेट को आज़ाद रहना है वो आज़ाद रह सकता है, ये भोपाल के दिमाग में जो है घुस गया, यही जूनागढ़ वाले के दिमाग में घुस गया, हैदराबाद वाले के दिमाग में घुस गया, निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, यही कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के दिमाग में घुस गया। ठीक है भाई, इन्होंने कहा कि आज़ाद रह भी तो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े राज्यों के बीच में, इतने बड़े फ्री स्टेट के बीच में अगर कोई प्रिंसली स्टेट कहेगा कि हम ऑटोनॉमी ले लेंगे, ऐसा तो चलेगा नहीं भाई। तो ये इस सब में से यही कारण है कि आपको कश्मीर अब भी मुद्दा दिखता है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, बात अब भी इंडिपेंडेंस एक्ट की ही करेंगे। 9वां आप समझिए, 9वां क्या है। 9वां इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो दोनों डोमिनियन की है, इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन्होंने ये कहा कि जब तक तुम लोग अपना कानून नहीं बना लेते ना, तब तक तुम्हारे यहाँ अगर चाहो तो 1935 के एक्ट का कानून ही तुम्हारे यहाँ चलेगा। जब तक खुद का कानून नहीं बना लेते, 1935 का कानून तो है ही ना बना हुआ, 1935 का ही कानून तुम्हारे यहाँ लागू होगा। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश मोनार्क के सारे वीटो राइट को जो है वो ख़त्म कर दिए। ठीक है, लेकिन गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है दोनों डोमिनियन के लिए, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन भी थे भारत की तरफ से, उनको ये कहा गया उनको राइट है कि कोई भी बिल गवर्नर जनरल जो है वो अपनी मैजेस्टी के एसेंट के लिए जो है वो रिजर्व रख सकता है कि बट इट राइट वाज रिजर्व फॉर गवर्नर जनरल। द गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू एसेंट एनी बिल इन द नेम ऑफ इट मैजेस्टी। ठीक है, तो गवर्नर जनरल के पास ये पावर था कि किसी भी बिल के ऊपर जो है वो एसेंट दे सकता था,
अपनी मैजेस्टी के नाम से। क्लियर है। 11वां नंबर कहता है कि इन्होंने जो गवर्नर जनरल थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में जो है वो मान्यता दी कि गवर्नर जनरल भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, वहीं प्रोविंशियल गवर्नर जो होगा प्रोविंस का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, यानी नॉमिनल हेड होगा। ठीक है, एक तरीके से, यानी राष्ट्रपति एक तरीके से आप कहिए, ठीक है, और गवर्नर एक तरीके से कहिए जो अब भी है। क्लियर है। इसके साथ साथ इन्होंने जितने भी एम्पायरर्स ऑफ इंडिया के जो रॉयल टाइटल्स थे भारत के वो सारे ड्रॉप हो जाते हैं। साथ ही साथ जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो जो सिविल सर्वेंट है, अब से सिविल सर्वेंट की अपॉइंटमेंट तो नहीं होगी, सारी सिविल सर्वेंट की अपॉइंटमेंट अब से डिसकंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन जो लोग 15 अगस्त 1947 से पहले सिविल सर्वेंट्स थे, भारत में पोस्टेड थे, उनकी सर्विसेज और उनके जो बेनिफिट्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, उनमें कोई जो है वो बदलाव नहीं होगा। और इस तरीके से भारत 14-15 अगस्त को जो है वो आज़ाद होता हुआ दिखेगा। आज़ादी 14 अगस्त की और 15 अगस्त की मिडनाइट को मिलती है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, जिनको जो न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। और इन्हीं के जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू जो है वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में जो है वो स्वॉरिन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो 1946 को बनाई जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी। ये 1946 में बनी थी। इंटरिम गवर्नमेंट में आपको सारे मेंबर्स और उनके पोर्टफोलियो जो उनको मिले थे वो याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले इंटरिम गवर्नमेंट में इस समय मुस्लिम लीग भी शामिल है भाई। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलके जो है इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स आपको दिखते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है इंटरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट कौन होंगे, इस इंटरिम गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट 1946 में बन रहा है, यानी कि 1947 से पहले ही इंटरिम गवर्नमेंट बन रहा है। तो इसमें प्रेसिडेंट तो वायसराय थे, ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। एक्सटर्नल अफेयर यानी कि फॉरेन मिनिस्टर भी जवाहरलाल नेहरू थे। कॉमनवेल्थ रिलेशंस के ऊपर भी जवाहरलाल नेहरू की ही पोर्टफोलियो थी। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो गृह मंत्री थे और इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं राजेंद्र प्रसाद जी को जो है, चूँकि बिहार से आते थे, इसलिए इनको एग्रीकल्चर और फूड का जो है वो मंत्रालय दे दिया गया। जॉन मथाई बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी आपको देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्रीज और सप्लाईज जो है इनको दे दिया गया। जगजीवन राम बिहार के ही थे, इनको लेबर मंत्रालय दे दिया गया, श्रम मंत्रालय दे दिया गया। वहीं सरदार बलदेव सिंह, नाम से ही क्लियर है, बलदेव सिंह जो है बल यानी डिफेंस में जो है वो आ जाएंगे। वहीं सी.एच. भवाना जो हैं वो जितना भी ये जितना भी होम में पावर आ रहा है, जितना भी बिजली मंत्री जो हैं सी.एच. भवाना, माइंस, वर्क्स, ये सारे के मंत्री सी.एच. भवाना बने थे। लियाकत अली खान, ये पाकिस्तान चले जाते हैं बाद में, तो लियाकत अली खान जो है वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, वित्त मंत्रालय इनको मिला था। वहीं अयूब अब्दुर राब निस्तार, इसको पोस्ट और एयर मंत्रालय मिला था। हाँ, असफ अली को रेलवे मंत्रालय मिला था, असफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिला था। सी राजा गोपालाचारी, ये शिक्षा मंत्री थे, आर्ट्स के मिनिस्टर थे। वहीं आई चंद्रीगर, इनको कॉमर्स मंत्रालय मिला था। आई मतलब कॉमर्स, गजम्फर अली खान जो है वो हेल्थ में आएंगे। गजम्फर अली खान। जोगिंदर नाथ मंडल, ये लॉ मिनिस्टर थे और भारत के पार्टीशन के बाद ये भी पाकिस्तान चले जाते हैं और फिर पाकिस्तान में भी ये लॉ मिनिस्टर बनते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर से वापस जो है ये भारत आ जाते हैं। शेड्यूल कास्ट से थे, लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये इंटरिम गवर्नमेंट की जो है एक पोर्टफोलियो थी। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि जब भारत आज़ाद हो जाता है तो पहली कैबिनेट बनती है और इस पहली कैबिनेट में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू। ये प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों होते हैं। वहीं साइंटिफिक रिसर्च के मिनिस्टर भी होते हैं, कॉमनवेल्थ रिलेशन के भी मिनिस्टर होते हैं। तो एक जो इनके पास इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जो इनके पास एक्स्ट्रा
मंत्रालय आ गया था वो था साइंटिफिक रिसर्च, जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे गया। ठीक है, इनके पास ये जो साइंटिफिक रिसर्च था ना, यही कारण है कि इनकी विजनरी लीडरशिप में हम लोग IIT जैसे संस्था को खोल पाए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जो है गृह मंत्रालय था, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इंटरिम गवर्नमेंट में भी था। ठीक है, और इनके साथ एक चीज़ आए, स्टेट, सारे स्टेट को जो है, जो स्टेट हैं उनको ज्वाइन करना, उनको एक साथ मिलाना, स्टेट को जो है वो कंसोलिडेट करना, वो बात इन्हीं के हाथ में थी। तो होम और स्टेट एक तरीके से आप मान लो कि सेम ही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पोर्टफोलियो है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, फूड और एग्रीकल्चर ही रहा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर हो गए। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ना, वो एक बहुत बड़े मतलब बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने बहुत ही पार्टीशन को बहुत उन्होंने रोका भाई, पार्टीशन को, और सारे मुस्लिम्स को इन्फ्लुएंस करने की बहुत कोशिश करी। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने सारे लोगों को ये कहा था कि भाई तुम पाकिस्तान तो जा रहे हो, लेकिन पाकिस्तान में तुम बाहरी लोगों, मुहाजिर की ज़िंदगी जियोगे। और आप सोचिए कि इतने विजनरी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे कि इनकी बातें अब सच्ची होती जा रही हैं। और पाकिस्तान के जो लिटरेट आदमी हैं, पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल्स आदमी हैं, वो इनको कोट करते हैं कि भाई कितना विजनरी आदमी थे, जिन्होंने भारत के मुसलमानों को समझाया था उस समय कि भाई पार्टीशन मत करो, और पार्टीशन में तुम इतने खुश होकर जा रहे हो, इतने लोगों को मार काट कर रहे हो। ये बहुत विजनरी आदमी थे। एजुकेशन में इनको मिलता है क्योंकि जो एजुकेशन मिनिस्टर था ना इंटरिम गवर्नमेंट में, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट में जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, कौन थे इंटरिम गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर? सी राजागोपालाचारी। ठीक है, तो और ये देखिए इंटरिम गवर्नमेंट में आप जगन्नाथ नाथ मंडल जो है वो वहाँ चल जाते हैं। वहीं इंटरिम गवर्नमेंट में आप जो है, मैंने आपको बताया था लियाकत अली खान जो जिनको फाइनेंस मिला था, वो पाकिस्तान चल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जॉन मथाई को रेलवे मिलता है। पहले उनको कॉमर्स मिला हुआ था, लेकिन अब इनको जॉन मथाई को रेलवे मिलता है। आर के सनमुगम चेट्टी, इनको फाइनेंस मिलता है। लियाकत अली खान को छोड़ के चेट्टी साहब को जो है वो आर के चेट्टी जो हैं, इनको फाइनेंस मिलता है। भीमराव अंबेडकर साहब को, ये बहुत विजनरी आदमी, और इन्होंने बहुत काम किया हमारे देश के लिए, बहुत अच्छा संविधान भी बनाया। भीमराव अंबेडकर जी को लॉ मिनिस्टर जो है ज़बरदस्ती बनाया गया। अब इनको ये कहा गया कि भाई आपको, ये एक तरीके से इनकी मैंडेट भी नहीं थी भाई, भीमराव अंबेडकर की मैंडेट भी नहीं थी, फिर भी इनको जो है पहली कैबिनेट में शामिल किया गया। ये बताता है कि नेहरू जी की लीडरशिप, भाई कितने भी गाली दे दो, लेकिन ये बात तो है। इन्होंने भीमराव अंबेडकर साहब को जो है वो शामिल किया लॉ मिनिस्टर के रूप में कि आप हमारी गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर बनिए। जगजीवन राम को लेबर इनकी चेंज नहीं करी। सरदार बलदेव सिंह को भी की जो मिनिस्ट्री है इन्होंने चेंज नहीं करी। राजकुमारी अमृत कौर, गजम्फर अली खान जो पुराने थे उसके जगह अमृत कौर को जो है वो हेल्थ मिनिस्टर के रूप में चुना, ये भी बहुत अच्छी बात है। CH भवाना, इनको कॉमर्स मिनिस्टर के रूप में चुना। वहीं रफ़ी अहमद किदवई, इनको कम्युनिकेशन मिनिस्टर के रूप में चुना। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको इंडस्ट्रीज और सप्लाईज के मिनिस्टर के रूप में चुना। और बाद में यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जो आपको जनसंघ की जो है नींव डालते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरीके से समझिए इनको इन्हीं की प्रोडक्ट है। BJP जो आज की शासन में काम कर रही है, जो इनके नेहरू जी के मिनिस्ट्री में इंडस्ट्रीज़ और सप्लाईज़ के मिनिस्टर थे, इन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी की नींव डाली थी। VN गाडगिल जो है वो वर्क्स, माइंस और पावर्स के मिनिस्टर थे। ठीक है, और इस तरीके से जो है वो पूरी की पूरी तरीके से हमने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बनने की जो हिस्ट्री है, जब से 1773 से लेकर हमने 1947 तक की पूरी हिस्ट्री, पूरे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड तक को जो है वो खंगाल डाला है। तो दैट इज़ द वेरी वेरी बेस्ट वीडियो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है सारी चीज़ों को क्लियर किया है। फिर भी अगर आपको इस सब में कहीं भी समस्या आए तो आपको क्या करना है, एक कमेंट लिखना है, और कमेंट में आप अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लिखिए। आपको बहुत जल्दी ही इसके आंसर्स जो है वो कमेंट में जो है वो सेंड होंगे।
साथ ही साथ आपको जो है वो लिस्ट आप चेक करते रहिए, हमेशा वीडियो अपडेट होते जा रहे हैं और मुझे समय मिलेगा तो मैंने इसको एक प्लेलिस्ट बना